दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में बात करते हैं यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी एकीकृत पेंशन योजना की, जिसके अंतर्गत एनपीएस राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अगले संशोधन के रूप में सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के उपरांत दी जाने वाली है। इसकी अधिसूचना यानी गजट वित्त मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा दिनांक 25 जनवरी 2025 को जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूपीएस के अंतर्गत सरकारी कर्मचारियों को पात्रता, अर्हता, लाभ और भुगतान की क्या स्थिति होने वाली है। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। अब जो अधिसूचना भारत सरकार द्वारा जारी की गई है उसमें बिंदुवार जो महत्वपूर्ण है उसमें क्या खास है वह देखते हैं। अब यह अधिसूचना जो आपके सामने है, जो शनिवार 25 जनवरी 2025 को जारी वित्त मंत्रालय भारत सरकार, इसके अंतर्गत 22 दिसंबर 2003 की अधिसूचना और वित्त मंत्रालय की 31 जनवरी 2019 की अधिसूचना के आंशिक संशोधन में केंद्र सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के विकल्प के रूप में इस एकीकृत पेंशन को शुरू करने का निर्णय लिया है। यानी कि यह एनपीएस का संशोधित रूप है जो कि यूपीएस के रूप में कर्मचारियों को विकल्प के रूप में मिलने वाला है। अब देखते हैं कि यूपीएस केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं और जो एनपीएस के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। अर्थात यह उन्हीं कर्मचारियों को देय है जो पेंशन के रूप में एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, यानी जिनकी सेवाएं 1 जनवरी 2004 के बाद की हैं, उन्हीं को इसका विकल्प दिया जाएगा। अब देखते हैं कि यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों की पात्रता, जिसमें यूपीएस के सुनिश्चित भुगतान हेतु यह ध्यान रखना होगा कि यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की आरक्षित सेवा के पश्चात अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षता की तारीख से, अर्थात ऐसे कर्मचारी जिनकी अधिवर्षता यानी सेवानिवृत्ति यूपीएस के लागू होने की तिथि से 10 वर्ष से कम है, उन कर्मचारियों पर यह पेंशन योजना लागू नहीं होती है। और 25 वर्ष की न्यूनतम आरक्षित सेवा अवधि के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि अधिवर्षता तक जारी रहती है तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है, अर्थात कर्मचारी 25 वर्ष की सेवा के पश्चात स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेता है, तो यह स्कीम उसकी मूल सेवानिवृत्ति की तारीख से ही लागू होगी। सेवा से हटाए जाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में यूपीएस का विकल्प लागू नहीं होगा। अर्थात कर्मचारी की बर्खास्तगी कर दी जाए या फिर कर्मचारी स्वयं से त्यागपत्र दे दे तो उसे इस स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। अब देखते हैं यूपीएस के अंतर्गत मिलने वाले लाभ। इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान इस अधिसूचना में उल्लेखित अन्य शर्तों के अधीन इन बिंदुओं के आधार पर होंगे, जिसमें पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की आरक्षित सेवा के पश्चात देय है। अर्थात इस स्कीम में कर्मचारी जब 25 वर्ष की अपनी सेवा पूर्ण कर लेता है तभी वह औसत मूल वेतन के 50% की पेंशन का हकदार होगा। अब देखते हैं आरक्षित सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार होगा। अर्थात कर्मचारी की सेवानिवृत्ति में 25 वर्ष पूर्ण नहीं होते हैं या उसकी अधिवर्षता 25 वर्ष से कम होने पर उसकी दशा में औसत मूल वेतन का 50% से कम भुगतान किया जाएगा। अब देखते हैं कि 10 साल या उससे अधिक की आरक्षित सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति होने पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। अर्थात कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेता है तो सेवानिवृत्त होता है, उसे न्यूनतम 10,000 पेंशन की गारंटी इस स्कीम के तहत मिलने वाली है। अब देखते हैं अगला, न्यूनतम 25 वर्ष की आरक्षित सेवा के पश्चात सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा
जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है, अर्थात कर्मचारी की वास्तविक सेवानिवृत्ति तिथि जो नियोक्ता द्वारा निर्धारित हो अथवा की गई हो से ही पेंशन का भुगतान प्रारंभ होगा। अधिवर्षता के पश्चात भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु के तत्काल पूर्व भुगतान धारक की स्वीकार भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पति या पत्नी को दिया जाएगा, अर्थात सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारी की मृत्यु होने पर जो पेंशन उस कर्मचारी को दी जा रही थी उसका 60% कर्मचारी के कानूनी रूप से विवाहित होने पर पति है तो उसकी पत्नी और पत्नी है तो उसके पति को भुगतान किया जाएगा। महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी, अर्थात महंगाई भत्ते और पारिवारिक भुगतान जैसे कि कर्मचारी की अधिवर्षता से पूर्व देय होते हैं वैसे ही होते रहेंगे। अब देखते हैं अगला, आरक्षक सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियों जिसमें मूल वेतन और महंगाई को जोड़कर 10% की दर से अधिवर्षता पर एक मुश्त धनराशि की अनुमति दी जाएगी। यह एक मुश्त धनराशि का भुगतान मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा, अर्थात कर्मचारी की सेवा के दौरान प्रत्येक 6 माह में जिसमें मूल वेतन और महंगाई शामिल करते हुए भुगतान किया जाएगा और जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होगा तब उस दर का भुगतान एक साथ किया जाएगा। अब देखते हैं नंबर अगला, एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर बनेगा, अर्थात कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पस और केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कॉर्पस, यानी कि कर्मचारी के अंशदान और सरकार के अंशदान के लिए कॉर्पस अर्थात कोष बनेगा जहां दोनों अंशदानों के संग्रह किया जाएगा। इसके अलावा सरकार जोखिम जैसे घटकों के लिए पूल कॉर्पस को भी तैयार करेगी। इसमें हम जो ऊपर देख चुके हैं कि कर्मचारी और केंद्र सरकार का अंशदान जिसमें मूल वेतन और महंगाई भत्ते को जोड़कर 10% कर्मचारी और 10% सरकार एक कोष में जमा करेंगी। अब जो ऊपर दिया गया कि सरकार के पूल कॉर्पस को जो कि सरकार द्वारा एक अलग से कोष बनाया जाएगा जिसमें 8.5% को जोड़कर अतिरिक्त अंशदान कोष बनेगा जिसमें जोखिम आदि के कारण भुगतान को सुनिश्चित किया जा सके। अब देखते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को एनपीएस के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी एनपीएस के अंतर्गत या तो यूपीएस के विकल्प का चयन कर सकते हैं या फिर यूपीएस के बिना एनपीएस में रह सकते हैं। अब देखते हैं कि यदि कोई कर्मचारी यूपीएस का चयन कर लेता है तो यूपीएस के सभी निर्धारण और शर्तों को अपनाना माना जाएगा और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा, अर्थात कर्मचारी जो एनपीएस का विकल्प ले रहे हैं यदि वह एनपीएस में ही बने रहना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर एनपीएस से यूपीएस का विकल्प का चुनाव किया जाता है तो पुनः एनपीएस में वापस आना संभव नहीं होगा। अब देखते हैं नंबर अगला, एकीकृत पेंशन योजना एक निधि आधारित पेंशन प्रणाली होने के नाते कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रयोज्य अंशदान जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों शामिल करते हैं, नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करता है, अर्थात यूपीएस कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा बगैर किसी व्यवधान के अंशदान जमा करने पर ही निर्भर करेगा। यह तो थी यूपीएस के कुछ मुख्य बिंदु जो कि एनपीएस से यूपीएस में संशोधन करते हुए कर्मचारियों को विकल्प के रूप में मिलने वाले हैं। और अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। हम इसी प्रकार के वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद। हेलो मां साहब, नमस्कार।